Hello everyone. In banking chapter till now we have studied credit creation by the commercial banks. Now our topic is central bank. Central bank is the apex institution of banking system of every country. Every country have its central bank. Central bank for India is RBI, Reserve Bank of India. So is for other countries like for Japan, Central Bank of Japan is known as Bank of Japan. For Canada, it is known as Bank of Canada. Central Bank of Italy is known as Banca d'Italia. Almost every country have its central bank. बट इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इट एग्जैक्टली इज व्हाट इज सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेट, कंट्रोल, डायरेक्ट एंड रेगुलेट करता है मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बैंक को हाईएस्ट पोजीशन दी जाती है इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर. भारत में रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक जो है वो कहा जाता है. नाउ कम टू फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है उसका फर्स्ट फीचर पढ़ते हैं. वन इज सेंट्रल बैंक की मोनोपोली जो है वो होती है बैंकिंग स्ट्रक्चर में. सेंट्रल बैंक ही सारी बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करता है. कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है कंट्री में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेगा. सेकेंड इज Central bank is only the apex body of the banking system. Third, this is totally government owned and it works for the welfare of the entire country. Fourth is it has a legal entity. Fifth is central bank बैंकों का और गवर्नमेंट का बैंक होता है. सेंट्रल बैंक ही हेल्प करता है बैंक्स और गवर्नमेंट की किसी भी क्राइसिस के टाइम पे. नेक्स्ट इज मॉनेटरी अथॉरिटेरियन है सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट ये नोट प्रिंट करता है. नेक्स्ट कंट्री के गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन भी सेंट्रल बैंक ही होता है. बैंक के पास जो है वो सारे फॉरेन रिजर्व्स और गोल्ड जो हैं वो इसी के पास सेंट्रल बैंक के पास ही होते हैं. बैंकिंग सिस्टम ही बैकबोन होता है कंट्री का. कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो इंटर बैंक क्लियरेंस करवाने में भी हेल्प करता है. ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे, इनको आप वन लाइन में वन सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस जो हैं वो कौन से होते हैं. टोटल 7 फंक्शंस जो हैं, जो मेन फंक्शंस हम लोगों ने कंसिडर किए हैं. फर्स्ट वन इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स. सेकेंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट. Third, bankers bank and supervisory role. Fourth, lender of the last resort. Fifth, custodian of foreign exchange. Sixth, clearing house function. 7, control of credit. इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स. सेंट्रल बैंक को जो है वो मोनोपोली मिली हुई है, मोनोपोली है सेंट्रल बैंक की करेंसी को इशू करने में. इस फंक्शन को करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं. जो सेंट्रल बैंक जो है वो करता है, वही नोट इशू कर सकता है, वही करेंसी जो है वो प्रिंट कर सकता है. सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 रोल प्ले करता है एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर. फर्स्ट, एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक मैनेज करता है अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, इसलिए उसको बैंकर कहते हैं. As an agent, central bank buys and sell securities on the behalf of government. जितनी भी securities गवर्नमेंट ने परचेज या सेल करनी है वो सेंट्रल बैंक ही करता है. As an advisor, central bank frames policies to control and regulate the money market. तो सारी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक ने ही बनानी है. थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल. जैसे कमर्शियल बैंक का रिलेशन अपने कस्टमर्स के साथ होता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक का रिलेशन एंटायर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम्स के साथ होता है, बैंकों के साथ होता है. कुछ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस. दैट इज फर्स्ट, सेंट्रल बैंक कमर्शियल जो बैंक है उसके डिपॉजिट्स अपने पास रखता है और उनको लोन प्रोवाइड कराता है. सेकेंड है क्लियरिंग हाउस का फंक्शन, जो सेंट्रल बैंक
वो करता है। सेंट्रल बैंक इंटर बैंक ट्रांसफर्स करवा के पेमेंट्स को क्लियर करवा देता है बिटवीन द बैंक्स। थर्ड है सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि सारे कमर्शियल बैंक पॉलिसीज़ को फॉलो करें और जो भी पॉलिसी में चेंजेस हैं उनको फॉलो करके टारगेट्स को अचीव किया जाए। ठीक है। देन लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को हम आखिरी सहारा भी बोल सकते हैं। अगर कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी लोन नहीं मिलता या पैसा नहीं मिलता तो वो कमर्शियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को उनकी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करके उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व का कस्टोडियन होता है। सारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व, डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स, येन, सारे के सारे रिजर्व बैंक के पास होते हैं। एंड एक्सचेंज रेट को भी डिटर्मिन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हेल्प करता है। एक्सचेंज रेट के दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। इनका क्या मतलब होता है ये हम एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे इतना लिखिए कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिन करने के लिए रिजर्व बैंक जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसे से मैंने आपको बताया कि इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स जो है वो सेंट्रल बैंक हेल्प करता है उन ट्रांसफ़र्स को ख़त्म करने के लिए। जैसे किसी एक बैंक ने दूसरे बैंक के पैसे देने हैं और दूसरे बैंक ने भी पैसे देने हैं। जैसे मान लो ए बैंक ने 10,000 रुपये बी बैंक को देने हैं और बी बैंक ने 15,000 रुपये ए बैंक के देने हैं, तो वो सारे का सारा पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो रेजिडुअल अमाउंट है, जो बचा अमाउंट एक दूसरे को देना है, सिर्फ वही पे करेंगे। तो ये क्लियरेंस कराने के लिए भी जो है वो आरबीआई हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि कितना पैसा कंट्री में सप्लाई करना है। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर इन्फ्लेशन में है कंट्री तो मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। लोगों को पास पैसा कम होएगा, लोग पैसा कम खर्चेंगे, अपने आप इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी। उसी तरह डिफ्लेशन में जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को जो है इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि इकोनॉमी में पैसा आ जाए और लोग ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दें और डिफ्लेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। दीज वर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।